सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। सुर्खियों में अगर इस बार बात करें तो हम सभी जानते हैं राज्य में चुनाव है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो इसी विषय पर, क्योंकि यही विषय इस वक्त सुर्खियों में है, हम बात करेंगे। श्रोताओ, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों में मतगणना एक ही दिन यानी 3 दिसंबर को होगी। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने का आह्वान भी किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 5 राज्यों में लगभग 16 करोड़ 14 मतदाता हैं। इनमें 8 करोड़ 20 लाख पुरुष मतदाता, 7 करोड़ 80 लाख महिला मतदाता हैं। इस बार 60 लाख 20 हजार मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सभी 230 सीटों के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, जबकि दाखिल नामांकनों की जांच 31 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को एक साथ मतगणना होगी और फिर नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपका भी, रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सभी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान। जब होता है, इलेक्शंस जब होते हैं, हम पत्रकार भी इसका इंतज़ार करते हैं। हमारे लिए भी एक बहुत उत्सव जैसा माहौल ही होता है और जो वोटर्स हैं उनमें भी बेहद उत्साह होता है। वो भी इंतज़ार करते हैं, ख़ास तौर पर जो पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स हमारे होते हैं, युवा मतदाता होते हैं, कि किस तरह से हम अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और ये उत्साह इसी तरह बना रहना भी ज़रूरी है। यही तो लोकतंत्र की ताकत भी है। रवि अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस बार के इलेक्शंस किस तरह से खास होंगे? खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मतदाता अपने मताधिकार का पूरा इस्तेमाल करे। इसके लिए कई गतिविधियां पहले भी चलाई जा रही थी, इस बार भी चलाई जा रही है। राजनीतिक दल तो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर ही रहे हैं। क्या कोई लगता है आपको कि कुछ ऐसे स्तर होंगे जिस पर ये इलेक्शन थोड़ा अलग होगा पिछली बार के मुकाबले? क्या आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल संयुक्ता। देखिए, हालांकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो पिछले 6 महीने से लगातार तैयारी उनकी चल रही थी, और आप देखिए प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और मुख्य निर्वाचन तमाम अधिकारी कर्मचारी जो हैं कि मतदाताओं का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनरोलमेंट हो जाए, उनका पंजीयन हो जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास गतिविधियाँ जारी रही। और आप देखिए पूरा का पूरा फोकस चुनाव आयोग को कहीं इस बात को लेकर ही है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। देखिए, इसके लिए पहली बार दिव्यांगों को या बुजुर्गों को घर बैठे मतदान की सुविधा दी गई है। तो दूसरी तरफ महिला मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, खास करके नए वोटर्स के लिए तो निर्वाचन आयोग ने जो है काफ़ी सहूलियतें दी है। आप देखिए निरंतर जो है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, आज भी जब हम मुख्य चुनाव आयुक्त को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी, जो लोग जुड़वाना अपना नाम चाहे तो वो काम जारी रहेगा। तो ये एक तरह से जो सुविधाएं मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध कराई है, इसके चलते निश्चित तौर पर जागरूकता बढ़ी है। और दूसरी बड़ी बात संयुक्ता ये है कि देखिए राजनीतिक दल भी लगातार सामाजिक न्याय क्षेत्र की योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। आप चाहे कोई सा भी सत्तारूढ़ दल हो मध्य प्रदेश का या देश का या अन्य राज्यों में भी देखिए, आप लगातार सामाजिक न्याय क्षेत्र की योजनाओं पर बल दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात करें तो देखिए शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली योजना लागू करी, उससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना करी, कन्या विवाह योजना है। यानी महिलाओं पर जिस तरीके से फोकस करके इनको आगे बढ़ाया गया है, तो एक बड़ा कारण
कारण कहीं ना कहीं नज़र आता है कि देखिए महिला मतदाता, पहली बार आपको आश्चर्य होगा कि अभी जो 4 अक्टूबर को नई मतदाता सूची आई है उसमें महिलाओं की संख्या करीब मतलब पहले हालांकि पूरे 5 साल में 31 लाख बढ़ी है, लेकिन अभी 11 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता जुड़े, यानी आप देखिए करीब 12.5% से ज़्यादा महिला मतदाता 2018 की तुलना में बढ़ी है। ये अपने आप में एक आश्चर्य है, महिला शक्ति जागृत हो रही है, ये अपने आप में अद्भुत है। और यह चुनाव आयोग का यही उद्देश्य भी था संयुक्ता की महिलाओं को, युवाओं को जो है मतदान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इस अधिकार का उपयोग करें। क्योंकि देखिए अगर 50-60% वोटिंग होती है तो निश्चित तौर पर उस लोकतंत्र के भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती, क्योंकि जो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपनी सरकार को चुनें, और वही उसका उद्देश्य है। आप देखिए लगातार चुनाव दर चुनाव जो है मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, 70 से 75% के आसपास मतदान होता है। कई कई विधानसभा सीटों में तो ये 80 से 85 और 90 तक पहुंच रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, और इसके लिए मैं चाहता हूँ चुनाव आयोग वाकई में बधाई का पात्र है कि उसने जिस शिद्दत के साथ, जिस गंभीरता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया है, लोगों में लोकतंत्र यानी चुनाव का उसने महत्व बताया कि आम जनता को। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है संयुक्ता, कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को स्वस्थ लोकतंत्र को जो है स्थापित किया जा सकता है, और वो चुनाव आयोग ने साबित कर दिखाया है। बिल्कुल, हम सभी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा है, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम सब अपने मताधिकार का, जो भी पात्र मतदाता है वो उसका इस्तेमाल करेंगे और सही निर्णय लेंगे। तभी तो, जिस तरह से आपने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखना बहुत ज़रूरी है, तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे ही इलेक्शन डेट्स अनाउंस होती हैं एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। ऐसा नहीं है कि माहौल पहले से नहीं था, वो तो जैसे ही एक सरकार बनती है उसके बाद 5 साल में फिर तैयारी शुरू हो जाती है अगले इलेक्शन की। लेकिन एक अलग हम कह सकते हैं हवा है इस वक्त, और हवा इस मायने में कि इस बार हमारा पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। युवाओं को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं वो भी आए और मतदान करें, और नहीं जो आ पा रहे हैं, जैसा कि रवि जी ने बताया, कि उनके घर तक भी मतदान वो कर सके, ये सुविधा इस बार पहुंचाई जाएगी। तो बेहद अहम इस बार ये इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में रत्नाकर जी, एक जो टर्म है जो हमेशा बहुत चर्चा में आता है जैसे ही इलेक्शन डेट अनाउंस होता है, वो है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। और हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी, उन्होंने भी ये कहा कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का सभी लोग ध्यान रखें। तो ये आदर्श आचार संहिता है क्या? आम लोग इसे किस तरह से समझे? हम पत्रकार तो फिर भी समझते हैं क्योंकि हमें खबरें भी उसी अनुसार बनानी पड़ती हैं, लेकिन आम नागरिक किस तरह से इसे समझे? कई बार वो जब किसी काम के लिए जाते हैं इन दिनों में दफ्तरों में, तो उनसे कह दिया जाता है कि आचार संहिता है तो ये काम नहीं होगा, और कई बार वो समझ ही नहीं पाते कि कौन से काम हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्या है? इस बात को सबसे पहले तो हम आदर्श शब्द से ही समझें कि जो भी आदर्श जो व्यवस्थाएं आप उनका अनुपालन करेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें प्रभावित होती है, जिसको हम कहते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स जो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, जिसके तहत जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम की अगर हम बात करते हैं, या कुछ दिनों पहले उज्ज्वला योजना में सब्सिडी की रकम जो बढ़ाई गई थी, ये सारे के सारे कदम जब भी इनसे जुड़े समाचार आते हैं, तब ये उसके साथ में ये भी रहता है कि मध्य प्रदेश में किसी भी समय आचार संहिता घोषित हो सकती है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों को, जो भी प्रत्याशी हैं उनको, और इस प्रक्रिया से जुड़े बाकी लोगों को इस बात के लिए एक ताकीद करते हैं कि आपको निर्धारित जो मापदंड है कई चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने आपसे पॉपुलिस्ट मेजर का कहा, इसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं कि आपको अपने जो खर्चे हैं वो किस तरीके से करने पड़ेंगे, कौन सा खर्चा आपके अकाउंट में जुड़ेगा, कौन सा खर्चा आपके अकाउंट में नहीं जुड़ेगा। आप मतदाता को इस तरीके का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। आप मतदाताओं को मुफ्त की जो चीज़ें बांटने की बहुत शिकायतें आती हैं, आज भी चुनाव में आती हैं, और मुझे लगता है कि जब से हमारा ये इलेक्टोरल सिस्टम है तब से ही शायद ये विसंगति होगी कि लोगों को पैसे देना, अन्य तरीके की कैश या काइंड में उनको प्रभावित करने की कोशिश करना। तो आदर्श आचार संहिता ये कहती है कि आप इन सारी चीज़ों से विरत रहकर एक सिस्टम के तहत, एक मॉडल के तहत आप चुनाव लड़ें। अब इसमें सबसे जो आपने कहा कि लोगों को पता नहीं रहता है, तो निश्चित रूप से चूँकि ये सरकारी जो नियम रहते हैं, जो सरकारी जो भाषाएं रहती हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं रहती हैं,
इनमें कई बार इतना विविधता आ जाती है कि उसके चलते मामला कुछ कॉम्प्लिकेट भी होने लगता है। और कई चीज़ों के लिए ये सरकार के लिए भी संभव नहीं होता है, प्रशासन के लिए भी संभव नहीं होता है कि वो एक एक चीज़ के बारे में कहे कि भाई आपका फलाना योजना के तहत काम आदर्श आचार संहिता में रुक जाएगा और फलाना योजना के तहत होता रहेगा, क्योंकि घोषणाओं का तो अंबार लगा हुआ है। कोई भी सरकार आती है अगले 5 साल अपने आप को परपेचुएट करने के लिए वो घोषणाओं पे घोषणा करती चली जाती हैं। तो इसमें जो मूल रूप से होता है, जो लोग परेशान होते हैं, निश्चित रूप से उनकी परेशानी अपने जगह जायज़ है, लेकिन ये किसी भी तंत्र के लिए संभव नहीं कि वो एक एक योजना के आगे फिर भी जिस तरीके के पॉपुलिस्ट जो मेज़र होते हैं, कोई नई घोषणा नहीं कर सकते हैं आप। जिस तरीके से अभी 4 तारीख को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि वितरित कर दी गई, क्योंकि 10 तारीख से नहीं हो सकती। तो इस तरीके की चीज़ों से हम इस फ़र्क को समझ सकते हैं। अब जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं तो मैं इस विषय से हटकर, लेकिन इसी से जुड़ी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक समय था जब आदर्श आचार संहिता केवल हमें कागज़ों में दिखती थी, केवल हमें चुनाव की घोषणा के समय दिखती थी, लेकिन बाद में इसी व्यवस्था को जब सख्ती से लागू किया गया, और मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं नाम पूरी भी आप सराहना लेना के साथ चाहेंगे? स्मरण करना चाहूँगा टी.एन. शेषन साहब को, जी। जिन्होंने इस बात को दिखाया था कि चुनाव आयोग एक ऐसी एंटिटी है जो कि इस देश के चुनाव की व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने का न सिर्फ मादा रखती है, न सिर्फ जिम्मा रखती है, बल्कि इसकी वो ताकत भी रखती है। और ये उन्हीं के चलते हुआ था। उसके पहले हम देखते थे कि हर कहीं पर किसी भी जगह पर किसी भी प्रत्याशी के नारे लिख दिए जाते थे, उसकी अंतहीन गाड़ियां घूमती रहती थी। लेकिन शेषन साहब ने जब चुनावी खर्च के हिसाब को बराबर करने की दिशा में पहल शुरू की, तो उसके बाद से लगने लगा कि आदर्श आचार संहिता एक ऐसी चीज़ है जो वाकई एक आदर्श चुनाव का मार्ग प्रशस्त करती है। और इसी तरीके से इस चुनाव के बाद भी जो आदर्श आचार संहिता लागू है, निश्चित रूप से कुछ दिन के लिए लोग परेशान होंगे, लेकिन इस सरकार की भी अपनी एक जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो ये मान लिया जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और सरकार के चलते उसके लिए परेशानी की स्थिति हो जाए। तो लोगों को भी थोड़ा अपने स्तर पर अवेयर रहना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए कि उनके पूर्व अनुभव के आधार पर किस तरीके की योजनाओं पर काम बंद हो गया था या किस तरीके की सरकारी स्कीम्स का उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। संयुक्ता, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है और किन बातों का ध्यान हमें एक आम नागरिक के तौर पर भी रखना चाहिए। रवि अवस्थी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि पूरा जोर इस वक्त इस बात पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो हैं मतदान केंद्रों पर पहुँचे 17 नवंबर को, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस बार हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने लिया, वो ये कि 2018 में जिन पोलिंग बूथ्स पर या जिन इलाकों में कम वोटिंग परसेंटेज रहा, जहां ज़्यादा लोग नहीं आए, उन्होंने उसकी एक लिस्ट निकाली कि कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बहुत कम वोटिंग हुई, और वहां पर उन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए, वहां पर वो गए, अलग अलग गतिविधि की और अभी भी कर रहे हैं, जहां से कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि इस बार यहाँ से ज़्यादा लोग आए और जो एक कम वोटिंग परसेंटेज हमको देखने को मिला था, इस बार वैसा ना हो, वहाँ से ज़्यादा लोग मतदान करें। तो किस तरह से इसे आप देखते हैं, क्योंकि बहुत जोर निश्चित तौर पे है इस बात पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग डे पर वोट करने निकलें, तो इन सब इनिशिएटिव्स का कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल संयुक्ता, देखिए मैं अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुन रहा था, उन्होंने बताया है कि ना केवल 5 राज्यों में, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बाकी के अन्य 4 राज्यों में भी यानी कई ऐसे नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स जो है बढ़ाए गए हैं, जहां पर अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए करीब जहां एक जगह मंडला डिंडोरी में कुछ जगह 350 मतदाता है, उनके लिए स्पेशली वहां पे बूथ की व्यवस्था की गई। यानी देखिए आप चुनाव आयोग ने जिस बारीकी से इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखा है कि मतदाता को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उन्हें ज़्यादा दूर अपने मतदान के लिए ना जाना पड़े, तो निर्वाचन आयोग ने ऐसी तमाम बिंदुओं को पूरा फोकस करते हुए उन सभी तरह की सुविधाएं मतदाताओं को उपलब्ध कराई है कि भाई आपके पास घर के आसपास बूथ होगा, 2 किलोमीटर के दायरे से ज़्यादा में बूथ रखा जाएगा। तो ये जो तमाम बिंदु हैं, इसको चलते निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद एक बार फिर से जताई रही। और मतदान को लेकर लगातार जागरूकता कैंपिंग भी निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है। राजनीतिक दल तो अपना काम करते ही हैं, और ख़ास करके देखिए मैंने संयुक्ता पहले भी जगह से कहा था कि लगातार जो सामाजिक न्याय क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन का एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मतदाताओं पर देखा जा रहा है कि वो स्वतः जागरूक भी हुए हैं।
मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और उसी दृष्टि से अगर आप देखें तो निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, कॉलेज स्तर पर हो या लगातार लैंगिक उसको लेकर जो है एक तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया, कैंपिंग आयोग की तरफ से चलाया गया है तमाम। तो इस तरह की कई वजह है जिनकी वजह से मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। और मतदान खास करके महिलाएं, बुजुर्ग, आप देखिए कि जब हम चुनाव होते हैं जिस दिन वोट डाली जाती, लंबी लंबी कतारें, कई बार तो ये होता है कि पोलिंग बूथ पर शाम को 5:30 बजे के बाद जब समय खत्म हो जाता है उसके बाद तक लाइन लगी रहती है और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मतदान चलता है। तो ये एक दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी जो है, देखिए राजनीतिक दल का तो काम है, वो चूंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो लोकतंत्र में होता भी यही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। बावजूद इसके मतदाता इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने सही प्रतिनिधि का चयन करता है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वो मतदान करता है। तो ये अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है संयुक्ता, क्योंकि देश में अगर मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है तो निश्चित तौर पर एक साफ़ सुथरी सरकार का चयन करने में मतदाताओं को आसानी होती है। और फिर वो जो सरकार स्थायी सरकार अगर मिलती है तो स्वाभाविक तौर पर उस देश के, उस राज्य के विकास में कोई कमी नहीं आ पाती और उसका एक लाभ जो है उस देश राज्य को मिलता है। आज देखिए यही वजह है कि अगर हम भारत अगर दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति बना है तो एक जो बहुमत वाली जो सरकार चूंकि अब केंद्र में आई है तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा देश को मिला है। और देखिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि आप अगर उन्हें अगला टर्म मिलता है तो वो दुनिया की तीसरी ताकत भारत को बना देंगे। तो ये अपने आप में दिखाता है, ये लोकतंत्र की ताकत है संयुक्ता, ये उस मतदाता की ताकत है जिसने एक सही सरकार चुन के, ज़्यादा बड़े बहुमत की सरकार चुन के, चाहे राज्य को दी हो या केंद्र को दी हो। और तो आप देखिए जिन राज्यों में बहुमत की सरकार है वहाँ पर निश्चित तौर पर 5 साल में विकास कार्य तेज गति से होते हैं और यही मतदाता चाहता भी है कि उसे एक ऐसी सरकार मिले जो उसके कल्याण का सोचे, उसके राज्य के विकास के बारे में सोचे, देश के विकास के बारे में सोचे। और यही वजह है कि मतदाता आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक दिन अपने सरकार के लिए चुनने के लिए निकालता है और मतदान केंद्र पर पहुंचता है। और मैं तो कहूँगा कि हर मतदाता को हर हालत में मतदान करने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना चाहिए ताकि वो एक सही प्रतिनिधि का चयन कर सके। बिल्कुल, और वोटर्स इस वक्त काफ़ी उत्साहित भी है और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितने मतदाता हैं वो 100% अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। रत्नाकर जी, युवाओं पर खासा जोर है। हमने देखा कि 18 से 19 साल की अगर हम बात करें, यानी एक तरह से वो वोटर्स जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनकी संख्या 22,35,000 है। तो काफ़ी हमारे साथ नए वोटर्स जुड़ रहे हैं। युवाओं की अगर हम बात करें तो 20 से 29 साल के जो आंकड़े हैं कि 1.41 करोड़ मतदाता हैं। 30 से 39 साल में 1.45 करोड़ मतदाता हमारे पास है। तो युवा मतदाताओं की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा शेयर इनका है। तो ख़ास तौर पर जो पहली बार इस बार वोट करेंगे और जो युवा हमारे मतदाता हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से इस चुनाव को आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिगर आपने युवा मतदाताओं का बताया है, जो मध्य प्रदेश का भी 3 करोड़ के आसपास है ये फिगर, और वोटर्स की कुल संख्या का 54%। अब आप इस बात को सबसे इस आंकड़े से ही समझने की कोशिश कीजिए कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपूर्ण करने में युवाओं का बाकी तबकों से ज़्यादा योगदान रहेगा, बाकी उनकी उससे बड़ी संख्या रहेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जब हम इस बात को कहते हैं, आप कभी भी देखें तो ये नहीं कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में 22,36,000 युवा पहली बार मतदान का प्रयोग मतलब निश्चित रूप से करेंगे। कहा जाता है करेंगे, तो ये करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे के बीच का जो अंतर है, जो हम भले इस बात से बिल्कुल खुश होना चाहिए कि 65% तक मतदान पहुँच रहा है, 70% के ऊपर पहुँच रहा है, लेकिन ये आंकड़ा जब तक 90%, 95% के ऊपर नहीं पहुंचेगा तब तक इस मामले में हमको हमेशा सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र में आखिर हमारे ऐसी क्या कमी रह गई है। सीईसी के प्रयासों में मैं किसी किस्म की कमी नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी कहा जाता है असफलता यही बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो या तो सामने वाले उस चीज़ को पूरे मन से नहीं ले रहे हैं। यूथ को ख़ास तौर से इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि उसके वोट का महत्व क्या है। हम क्या होता है असल में कि पहले ये था कि 18 साल का जब मताधिकार का वो उनको दिया गया था कि आप 18 साल की उम्र में अपना
मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये था कि भाई वोटर्स आईडी हमारे बन जाएंगे। धीरे धीरे ये जो चीज़ है, भले युवाओं की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जिनके लिए एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि मतदाता सूची में उनका नाम है, लेकिन वोट देने के लिए उनकी रुचि नहीं रहती। और फिर जिनकी वोट देने में रुचि रहती है उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की रहती है जो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं कि उन्हें वोट किसको किस आधार पर दे रहा है। तो सीईसी ने अपना काम कर दिया, तो हम फिर 22,36,000 पहली बार वोट डालेंगे, या 3 करोड़ युवा हैं, या 1,39,00,000 वो हैं जो 30 से 39 साल के हैं, तो इन फिगर से हम खुश हो सकते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि फिगर जो है कितना फलीभूत हो रहा है, मतदान केंद्र पर कितना पहुंच रहा है, कि आप 18 साल के हुए हो चाहे नहीं हुए हो, लेकिन उसके पहले से हम उनके दिमाग में बात लाना शुरू करें कि वोट डालना कितना ज़रूरी है। और इसको एक चीज़ से मैं किसी भी युवा के लिए समझाना चाहता हूँ कि विज्ञापन बहुत ही अद्भुत था वो। उसमें हम देखते हैं कि एक असामाजिक तत्व है, वो सड़क पर लड़कियों को फप्तियाँ कसता हुआ चला जा रहा है, साथ में हथियारबंद गुंडे चल रहे हैं, सड़क पर वो पान की पीक थूक रहा है, एक युवा डरा सहमा सा सब देख रहा है। वो आदमी उस युवा के पास आता है, वो असामाजिक तत्व, और हाथ जोड़ के बोलता नमस्ते, धन्यवाद, हम चुनाव जीत गए। तो लड़का कहता लेकिन मैंने तो वोट डाला ही नहीं था। तो लड़के के हाथ पे कंधा रख के बदमाश कहता तभी तो ये जो मैसेज था कि क्योंकि तुम अच्छे लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो एक जिनको जो डिसाइसिव हो सकते हैं, चूंकि वो मतदान के लिए जब आप अगर उद्यत नहीं होंगे तो फिर गलत लोग ही चुनकर आएंगे। और फिर आपके पास हमें युवाओं को ये भी बताना पड़ेगा कि फिर आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी अवस्थी जी ने कहा कि एक जब पूर्ण बहुमत के साथ एक सरकार आती है तो वो तेज़ी से विकास के काम कर पाती है। तो मान लीजिए युवा अगर वोट डालने नहीं जा रहे हैं, और जो हमने देखा है बीच में जो देश में क्षेत्रीय दलों का जो बहुत तेज़ी से असर बढ़ा, केंद्रीय राजनीति में बढ़ा, राज्यों के स्तर पर तो खैर वो निर्णायक हो गए हैं। अब कई राज्य ऐसे हैं जहाँ मुख्य राजनीतिक दलों का असर नहीं रह गया है। तो वहाँ पर जो स्थितियाँ सामने आती हैं, जो हम देखते हैं, जो खींचतान चलती है सरकार के बीच में, जो विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं, तो हमें युवाओं को इस बात को बताना पड़ेगा कि यदि आप वोट नहीं डालते हैं और उसके बाद आपके राज्य में ऐसी स्थिति निर्मित होती है, आपको फिर कोई अधिकार नहीं है सिस्टम की शिकायत करने का, क्योंकि सिस्टम को ठीक करने का आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इस्तेमाल ही नहीं किया था। और कई तरीके से उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए उनको कि यदि आप किसी फिल्म को देखने के लिए सिनेप्लेक्स में जाकर 3-3 घंटे बैठ सकते हैं, तो एक पूरा का पूरा दिन आपके पास है, उसमें से आप एक 5-10 मिनट का समय आपको निकालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और वाकई में सोर सीईसी तो काम कर ही रहा है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है ही। हमें भी अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो उस दिन ज़रूर जाए। रवि जी, जिस तरह से अभी रत्नाकर जी ने बताया कि किस तरह से युवाओं में एक डिसोरिएंटेशन अभी भी देखने को मिल रहा है, और वो एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पे हम सब के सामने है, चुनाव आयोग के भी सामने है, और उस पर बहुत काम किया भी जा रहा है। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा तबका है, वो उन लोगों का है जो वोट करना तो चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरीवश वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग मतदाताओं, खास तौर पर जो 80 की आयु से ज़्यादा जिनकी उम्र है, या फिर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, वो कई बार चाहते तो हैं लेकिन फैसिलिटीज़ भी होती हैं। बहुत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मतदान केंद्र इस तरह से हो कि उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हों, लेकिन इस बार उनके लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए संयोक्ता, जैसे मैंने पहले बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार व्यवस्था की है कि दिव्यांग और बुजुर्ग, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में करीब 100+ के यानी 100 वर्ष से अधिक आयु के 5,000 से अधिक मतदाता हैं, और आप देखिए कि 80 वर्ष से अधिक आयु की भी एक बड़ी संख्या कहीं ना कहीं है, तो करीब 6 लाख 6.5 लाख मतदाता जो हैं वो 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। तो ऐसे तमाम बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाता, इनको तो चुनाव आयोग ने पहले ही घर बैठे मतदान की एक तरह से सुविधा दी है। जहाँ तक संयुक्ता मेरा मानना ये है कि चूँकि युवा वर्ग में और ख़ास करके अनुसूचित जनजाति वर्ग में अगर मतदान नहीं करने की एक बड़ी वजह है, तो वो है एक तरह से उनका पलायन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए रोज़गार के लिए अगर आप बाहर जाते हैं
और तो निश्चित तौर पर क्योंकि भारत ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर किसी भी राज्य में जाके आपको रोज़गार करने की सुविधा है। और इसी देखिए मध्य प्रदेश में ही बड़ी संख्या में युवा जो है एक तरह से अपने रोज़गार के लिए कोई पुणे में है, कोई बेंगलुरु में है, कोई कहीं किसी राज्य में है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या उन मतदाताओं की भी, चूँकि वो मतदाता हैं लेकिन बाहर हैं किन्हीं कारणवश, अपने जॉब के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से, एक तो बड़ी संख्या संयुक्त मैं समझता हूँ कि वही रहती है, वो लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने अभी देखिए भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर ने एक बड़ी अच्छी सराहनीय पहल की थी कि उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, लोगों को एक तरह से उत्साहवर्धन करने के लिए उनको फिल्म के टिकट देने की बात कही थी। मतलब एक छोटा सा प्रयास उनका रहा, लेकिन बहुत ही अद्भुत प्रयास, वाकई में सराहनीय प्रयास मैं कहूँगा आशीष सिंह का, कि उन्होंने एक तरह से मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए, खास करके यूथ मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम आपको फिल्म के दो टिकट देंगे। तो ये मुझे लगता है कि देखिए चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दल तो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव आयोग अगर इस दिशा में पहल करता है, हालांकि बहुत बड़े उसे बजट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो लोग मान लीजिए किन्हीं कारणों से बाहर हैं, अगर वो उनको सुविधा उपलब्ध कराता है कि हम आपको आने जाने का किराया या जो भी चीज़ है वो सुविधा उपलब्ध करा सकता है, तो मुझे लगता है कि जो लोग बाहर गए हुए हैं वो भी आकर एक बार मतदान के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी ये सुविधा है नहीं। तो इस वजह से कई बार लोग सोचते हैं कि यार एक वोट के लिए क्यों अपना पैसा खर्च करा जाए और दिन खराब करा जाए। तो ये एक अपने आप में बड़ी वजह है, एक प्रैक्टिकल एक व्यावहारिक दिक्कत है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि देखिए कई बार नए मतदाताओं को राजनीति के प्रति कोई लगाव नहीं होता, तो वो भी एक बड़ी वजह मानता हूँ मैं। बिल्कुल। एक बात ये भी है कि आमतौर पर हम बात तो करना चाहते हैं, हम सरकारें जब बन जाती हैं तो उनको कोसते हैं, कुछ अच्छी बातें भी गिनाते हैं, लेकिन कई बार हम उस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। और जैसा कि रत्नाकर जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, और फिर यही होता है कि दरअसल ये जितनी विसंगति है ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने उस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी नहीं निभाई, हमने वोट नहीं किया। तो इसीलिए इस तरह से भी लोगों की कंडीशनिंग की जानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों वोट करने के लिए। महिला मतदाताओं पर आपसे मैं बात करना चाहूंगी रत्नाकर जी। पिछली बार भी हमने देखा था पिंक बूथ बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाएं भी मोटिवेट हों, वो अपने घरों से निकले। त्यौहार है तो त्यौहार भी ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से, अगर दिवाली का पूरा हम पर्व देखें उसके बाद वोटिंग डेट रखी गई है, तो महिलाओं का बहुत ज़रूरी है इसमें पार्टिसिपेट करना। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी महिला मतदाताओं को खास तौर पर? देखिए, मैं महिला मतदाताओं से सबसे पहले इस बात को कहना चाहूँगा कि जो एक विशेष पिंक बूथ बनाया गया उनके लिए, या जो भी सरकारें या जो सीईसी जो कहता है कि भाई महिला मतदाता अधिक से अधिक वोट करें, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उन्हें कुछ एक कमज़ोर मानकर पिंक बूथ की व्यवस्था की जा रही हो, या उन्हें लुभाने के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की जा रही हो, बल्कि इसके जरिए निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दल तक इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये उस आधी आबादी का मामला है जो लोकतंत्र की पूरी ताकत का निर्वहन कर सकती है। और इसीलिए संयुक्ता, आप सबसे अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्टर देखेंगे, आप किसी भी इलेक्शन के समय की तस्वीरें देख लीजिए जो हम देखते हैं यहाँ से बैठ के, जो देहात वाला जो क्षेत्र रहता है, जो कस्बाई इलाके रहते हैं, वहाँ अगर आप देखें तो महिला मतदाताओं की इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती हैं, सुबह से आके लग जाती हैं। वहाँ का जब संवाददाता जो हमारे उन जगहों पर तैनात रहते हैं, जो पाबंद रहते हैं, जो कवरेज के लिए जाते हैं, वो हमको कहते हैं कि महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सुबह मैंने वो नाश्ता बना के दे दिया था, खाने का इंतज़ाम करके आई हूँ, वोटिंग डाल के वोट करके फिर मैं घर जाके खाना भी बनाऊंगी, या जो भी दीगर काम के लिए उनको जाना होता है, पति के साथ मजदूरी करने के लिए जाना होता है। तो सबसे बड़ा शुभ संकेत तो ये है कि शहरी इलाकों के बनिस्बत जो हमारे जो देहाती इलाके माने जाते हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि भाई वहाँ जागरूकता, अवेयरनेस कम है, पढ़ाई कम है, लेकिन वहाँ महिलाओं ने अपने मताधिकार की ताकत को पहचाना है। और इस चीज़ में उनका सहभागिता करना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि शहर की जो हमारी बहनें हैं उनके उनमें से ज़्यादातर जो होती हैं वो जिस भी उसमें नौकरी वगैरह में अगर हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से छुट्टी मिलती है, लेकिन वो जो देहाती क्षेत्र की महिला है, अगर वो अपनी मजदूरी छोड़कर आ रही है, अगर अपना वो खेत छोड़कर आ रही है, हालांकि कई लोग इस तरीके के उनको कहते हैं कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो सब छोड़कर आ रही है तो दिखाता है कि जो लगातार प्रयास चल रहे हैं, जिसके लिए अवस्थी जी ने सराहना भी की सीईसी की, मैं भी सराहना करना चाहूँगा कि उसके चलते महिलाओं के बीच में भी मतदान के लिए क्रेज़ बढ़ा है। और
मैं सिर्फ चूँकि आपने कहा तो महिला जो हमारी माता बहन हैं जो मतदाता, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मतदान अवश्य कीजिए। और चूंकि आप राष्ट्र की निर्माता मानी जाती हैं, आप एक भावी पीढ़ी की निर्माता मानी जाती हैं, इसलिए आपके ऊपर ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है विश्वास के साथ में कि आप अपनी संतानों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगी, प्रेरणा देंगी और अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए उन्हें राज़ी करेंगी। और ये जो एक आपने संदेश दिया है महिला मतदाताओं को, इसी नोट पर इस कार्यक्रम को भी अब हम समेटने की कोशिश करेंगे। वक्त हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि अवस्थी जी, आपका भी, रत्नाकर त्रिपाठी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि हम भाग्य विधाता हैं, हम राजनीतिक दलों का भाग्य निर्धारित करते हैं। हम से मेरा मतलब है कि हमारे जो मतदाता हैं उसमें हम भी शामिल हैं, तो उस अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो 17 नवंबर को जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो यही हमारी गुजारिश सभी श्रोताओं से है कि आप 100% अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और एक सशक्त सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।